नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। इस सेक्शन में हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर कोर्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूं। आज हम स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम निम्नलिखित पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन, स्किन, आई, विजुअल पाथवे, इंट्रोडक्शन ऑफ ईयर, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर और हियरिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स के बारे में कि सेंस ऑर्गन्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सेंस ऑर्गन्स एक स्पेशल फिजिकल फिनोमिना के रेस्पॉन्स में वेरियस ऑर्गन्स और नर्व के नेटवर्क के थ्रू इंटरप्रिटेशन के लिए आवश्यक डेटा प्रोवाइड करते हैं। ये सेंस हमारी एसोसिएशन और इन्वायरमेंट के साथ परस्पर क्रिया द्वारा कंट्रोल करते हैं। सभी ह्यूमन में स्टिमुलाई की इंटरप्रिटेशन का डिटेक्शन का कारण अवेयरनेस और नॉलेज होता है। बॉडी में प्रेजेंट सेंसरी रिसेप्टर द्वारा कुछ स्टिमुलाई को प्राप्त किया जाता है। अदर स्टिमुलाई अत्यधिक कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर ऑर्गन्स द्वारा प्राप्त की जाती है, जिन्हें स्पेशल सेंस के रूप में संदर्भित किया जाता है। स्पेशल सेंस में निम्नलिखित शामिल है: स्किन, आई, नोज, टंग और ईयर। फंक्शन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो सेंसरी सिस्टम बाहरी दुनिया से स्टिमुलाई का पता लगाने और नर्वस इंपल्स को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के किसी हिस्से में ट्रांसफ़र करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ताकि बॉडी को रेस्पॉन्सिबल करने की अनुमति मिल सके। स्किन की बात करें तो स्किन, जिसे क्यूटेनियस मेम्ब्रेन के रूप में भी जाना जाता है, यह बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस को कवर करती है और यह बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। अडल्ट में स्किन लगभग 2 स्क्वायर मीटर के एरिया को कवर करती है और इसका वेट 4.5 से 5 किलोग्राम होता है, जो बॉडी के टोटल वेट का लगभग 7% बनाता है। इसकी थिकनेस 0.5 मिलीमीटर की होती है। त्वचा में 2 मुख्य भाग होते हैं। स्किन हमें माइक्रोब और एलिमेंट से बचाती है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने और टच, हीट और कोल्ड की सेंसेशन को रेगुलेट करने में भी हेल्प करती है। स्किन की 3 लेयर होती है: हाइपोडर्मिस, डीपर सबक्यूटेनियस टिश्यू फैट और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होते हैं। डर्मिस एपिडर्मिस के नीचे होती है, जिसमें टफ कनेक्टिव टिश्यू, हेयर के फॉलिकल और स्वेट ग्लैंड होती है। एपिडर्मिस स्किन की सबसे आउटर लेयर होती है, जो एक वाटरप्रूफ बैरियर प्रोवाइड कराते हैं, हमारी स्किन का टोन बनाते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें स्किन की 3 लेयर होती है, जो कि वेरियस टाइप के टिश्यूज और ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स को शामिल करती है। इंटीगुमेटरी सिस्टम या स्किन के फंक्शंस की बात करें तो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, ब्लड को स्टोरेज करती है, बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाती है, क्यूटेनियस सेंसेशन का पता लगाती है, सब्सटेंस को एक्सक्रीट और एब्जॉर्ब करती है, विटामिन का सिंथेसाइज करती है। स्किन का कलर मेलिनोसाइट नामक विशेष सेल्स द्वारा बनाया जाता है, जो पिगमेंट मेलेनिन का प्रोडक्शन करते हैं। मेलिनोसाइट एपिडर्मिस में लोकेटेड होते हैं। स्किन की लेयर्स की बात करें, सबसे पहले हाइपोडर्मिस की बात करें तो हाइपोडर्मिस स्किन का डीपेस्ट सेक्शन होता है। हाइपोडर्मिस डर्मिस के नीचे फैट टिश्यू को संदर्भित करता है, जो कूल टेम्परेचर से बॉडी को इंसुलेट करता है। हाइपोडर्मिस की फैट सेल न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का स्टोरेज भी करती है। हाइपोडर्मिस बटक्स, हाथों की हथेलियों और पैरों के तलुओं में सबसे मोटी होती है। डर्मिस की बात करें तो हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच स्थित होता है। यह टिश्यू का एक फाइब्रस नेटवर्क होता है, जो स्किन को स्ट्रक्चर और लचीलापन प्रोवाइड कराता है। स्किन मोटाई औसतन 2 मिलीमीटर मोटी होती है। डर्मिस के प्रमुख घटक एक नेटवर्क के रूप में एक साथ काम करते हैं। यह जाल या नेटवर्क जैसा होता है। नेटवर्क स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कोलेजन और इलास्टिन, ब्लड और लिम्फ वेसल्स और मास्ट सेल और फाइब्रोब्लास्ट नामक विशेष सेल से बनी होती है। एपिडर्मिस की बात करें तो ये एक जेल जैसी सब्सटेंस से सराउंडेड होती है, जिसे ग्राउंड सब्सटेंस कहा जाता है, जो ज़्यादातर ग्लाइको एमिनोग्लाइकेन से बना होता है। ग्राउंड सब्सटेंस स्किन के भीतर हाइड्रेशन और मॉइस्चर के लेवल में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। डर्मिस के भीतर सबसे आम संरचनात्मक घटक प्रोटीन कोलेजन होता है। यह एक जाल जैसी संरचना बनाता है,
जो स्किन को मजबूती और लचीलापन प्रदान करता है। ग्लाइकोएमिनोग्लाइकेंस मॉइस्चर बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स कोलेजन फाइबर में पानी बनाए रखने और एपिडर्मिस को नमी प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। डर्मिस में पाया जाने वाला एक कॉइल प्रोटीन जो कि इलास्टिन प्रोटीन जैसा होता है, जो स्ट्रेचिंग के बाद स्किन को उसके ओरिजिनल शेप में वापस लाने की क्षमता देता है। दूसरे शब्दों में इलास्टिन स्किन को इसकी इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है। दोनों कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन फाइब्रोब्लास्ट नामक स्पेशल सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, जो अधिकांश डर्मिस के टॉप किनारे में स्थित होते हैं, जो एपिडर्मिस की सीमा में होते हैं। संपूर्ण डर्मिस में निर्मित या गुथी हुई ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व और मास सेल होती है। मास सेल स्पेशल सेल्स होती है जो माइक्रोब्स, एलर्जी और फिजिकल इंजरी के लिए स्किन की विपरीत प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डर्मिस में ब्लड वेसल्स बॉडी के थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करती है। ये इम्यूनिटी फंक्शन में भी सहायता करती है और एपिडर्मिस की लोअर लेयर को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्रोवाइड कराती है। ये ब्लड वेसल्स एपिडर्मिस में विस्तार नहीं करती है। जो पोषण एपिडर्मिस में फैलता है वो केवल बहुत नीचे की लेयर तक पहुंचता है। एपिडर्मिस की ऊपरी परतों में सेल्स डेड हो जाती है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्राप्त नहीं होते हैं। डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच जंक्शन एक वेब जैसी बॉर्डर होता है जो दो वर्गों के बीच ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के आदान प्रदान के लिए एक बड़ी हुई सतह क्षेत्र प्रदान करता है। इस जंक्शन के साथ प्रोजेक्शन को डर्मल पेपिला कहा जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है डर्मल पेपिला समतल होती जाती है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का प्रवाह घटता जाता है। एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसे 5 हॉरिजॉन्टल लेयर में कैटेगराइज किया गया है। एपिडर्मिस में वास्तव में 50 सेल लेयर से लेकर 100 सेल लेयर होती है। एपिडर्मिस की नॉर्मल थिकनेस 0.1 मिलीमीटर होती है, जो कागज की एक शीट की थिकनेस या मोटाई के बराबर होती है। एपिडर्मिस बॉडी के लिए एक सुरक्षा कवच या प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में कार्य करता है और हर 28 दिनों में खुद को पूरी तरह से ये नवीनीकृत करता है। एपिडर्मिस 5 लेयर के साथ कवर होती है: स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम स्पोनोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम लूसिडियम और स्ट्रेटम कॉर्नियम। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटम बेसल्स के बारे में। तो एपिडर्मिस की प्राइमरी लेयर स्ट्रेटम बेसल होती है। यह एपिडर्मिस की डीपेस्ट लेयर होती है। यह क्यूब के शेप की सेल्स की एक लेयर होती है। नए एपिडर्मल स्किन सेल जैसे केराटिनॉइड्स कहा जाता है, जो कि इस लेयर में सेल डिवीजन के माध्यम से बनता है ताकि एपिडर्मिस की ऊपरी लेयर से लगातार बदलता रहे। इस रिजिरेशन प्रोसेस को स्किन सेल रिन्यूअल कहा जाता है। स्ट्रेटम बेसल्स में पाए जाने वाले मेलेनोसाइट स्किन के स्किन पिगमेंट या मेलेनिन के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मेलेनोसाइट मेलेनिन को पास के केटिनोसाइट्स में ट्रांसफर करते हैं, जो एंड में स्किन की सरफेस पर जाते हैं। मेलेनिन एक फोटो प्रोटेक्टिव होता है। यह स्किन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बचाने में हेल्प करता है। स्ट्रेटम स्पोनोसम की बात करें तो एपिडर्मिस की सेकेंड लेयर स्ट्रेटम स्पोनोसम या प्रिकल सेल लेयर कहलाती है। स्ट्रेटम स्पोनोसम पॉलीगोनल केराटिनोसाइट्स की 8 से 10 परतों से मिलकर बना होता है। इस परत में केराटिनोसाइट कुछ हद तक चपटा हो जाता है। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम की बात करें तो थर्ड लेयर को स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम या ग्लेनुलर लेयर कहा जाता है। यह चपटी केराटिन की 3 to 5 लेयर से बनी होती है, जो कि एक टफ फाइब्रस प्रोटीन होता है जो स्किन को प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कराता है। सेल्स की ये लेयर डर्मिस से बहुत दूरी होती है, इसलिए डिफ्यूजन की मदद से पोषक तत्व नहीं पहुंचते हैं और ये मरने लगती है। स्ट्रेटम लूसिडियम की बात करें तो एपिडर्मिस में 4th लेयर को स्ट्रेटम लूसिडियम या क्लियर लेयर कहा जाता है। यह लेयर केवल फिंगर्स, पाल्म्स और पैरों के तलों में मौजूद होता है। यह 3 से 5 लेयर की अत्यंत चपटी सेल्स होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम की बात करें तो एपिडर्मिस की 5वीं परत को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहा जाता है। यह एपिडर्मिस की सबसे ऊपरी, सबसे बाहरी और चपटी परत होती है। यह मृत केराटिनोसाइट की 25 से 30 परत होती है। यह परत त्वचा की वास्तविक संरचनात्मक परत होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम में केराटिनोसाइट लगातार घर्षण द्वारा शेड हो जाता है
और एपिडर्मिस गहरे वर्गों में घटित कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित होता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम में केराटिनोसाइट के बीच एपिडर्मल लिपिड होते हैं जो त्वचा कोशिकाओं के बीच एक सीमेंट के रूप में कार्य करता है। कई घटक डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों के लिए कॉमन होता है। ये घटक पोर्स, हेयर, सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स हैं। पोर्स का फॉर्मेशन डर्मिस में एपिडर्मिस की एक तह द्वारा होता है। स्किन की सेल्स जो पोर्स को पंक्तिबद्ध करती है, स्किन के टॉप पर एपिडर्मिस की सेल्स की तरह लगातार शेड होती है। हेयर पोर्स में बाहर निकले होते हैं जो कि केराटिन और प्रोटीन से भरी डेड सेल से बने होते हैं। प्रत्येक हेयर के बेस पर एक बल्ब जैसे फॉलिकल होते हैं जो नई सेल्स के फॉर्मेशन के लिए विभाजित होते हैं। फॉलिकल स्मॉल ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स द्वारा पोषित होते हैं। हेयर हीट के नुकसान को रोकता है और एपिडर्मिस को मामूली घर्षण और सूरज की किरणों के संपर्क से बचाने में मदद करता है। सेबेसियस ग्लैंड आमतौर पर हेयर के फॉलिकल से जुड़ी होती है और फॉलिकल को बढ़ने में मदद करने के लिए सीबम का सिक्रेशन करती है। सीबम का मॉइस्चर बैरियर के साथ लिपिड और फैटी एसिड के भीतर भी योगदान होता है। सेबेसियस ग्लैंड के भीतर ऑयल प्रोडक्शन एंड्रोजन लेवल द्वारा रेगुलेट होता है। स्वेट ग्लैंड सेल्स की लॉन्ग कोइल्ड होलो ट्यूब होती है। कोइल्ड सेक्शन वह जगह है जहाँ स्वेट प्रोड्यूस्ड होता है और डक्ट का एक लॉन्ग पोर्शन होता है जो ग्लैंड को स्किन की सरफेस पर पोर्स के ओपन पार्ट से जोड़ता है। स्वेट ग्लैंड द्वारा एक्सक्रीट पसीना बॉडी को ठंडा करने, स्किन को हाइड्रेट करने, कुछ टॉक्सिन पदार्थ यानी नमक को खत्म करने में मदद करता है। इस चित्र में एपिडर्मिस की लेयर को दिखाया गया है कि एपिडर्मिस स्किन का निर्माण कैसे करती है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। डर्मिस इज लोकेटेड बिटवीन, तो इसके ऑप्शन है बिटवीन एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, बिटवीन सेलरी मसल्स, बिटवीन एक्वस ह्यूमरस, बिटवीन नियोडर्मिस एंड एपिडर्मिस। तो इसका सही आंसर होगा बिटवीन एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, यानी कि ऑप्शन ए। अब अपन बात करते हैं आई के बारे में। तो आई विजन का एक पेयर्ड ऑर्गन होता है। आई विभिन्न कंपोनेंट से बना होता है जो इसे इन्वायरमेंट से लाइट स्टिमुलाइट प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और ये स्टिमुलाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ब्रेन तक पहुंचाता है। विजन में आई के सभी कंपोनेंट शामिल होते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आई सिर की बोनी ऑर्बिट के भीतर समाहित होती है। बोनी ऑर्बिट एक कैविटी होती है जिसमें लेक्रोमाइल बोन के कुछ हिस्से और मैग्जिला शामिल होता है। हर्बीवोरस में बोनी ऑर्बिट पीछे की ओर स्थित होती है, लेकिन जो एनिमल्स का शिकार करते हैं जो कार्निवोरस होता है उनमें यह आगे की ओर स्थित होता है। 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिफ्लेक्सेशन के माध्यम से आई बॉल की गति होती है। डॉर्सल रेक्टस मसल्स, वेट्रस रेक्टस मसल्स, मीडियल रेक्टस मसल्स, लैटरल रेक्टस मसल्स, डॉर्सल ऑब्लिक मसल्स, वेट्रल ऑब्लिक मसल्स। आई की एक्सेसरी स्ट्रक्चर में आईलाइड्स, आईलैशेस, आईब्रो, लेक्रामाइल, एक्सट्रिंसिक आई मसल्स शामिल होती है। आई के पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले स्क्लेरा की बात करें तो स्क्लेरा एक टफ वाइट शीट होता है जो आई बॉल की आउटर लेयर बनाता है। इसे स्क्लेरोटिक और स्क्लेरोटिक कोट सहित अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये नाम अत्यधिक डेंसिटी और स्क्लेरा की हार्डनेस के कारण रखा गया है। यह एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है जो लगभग ग्लोब शेप के रूप में आई के शेप को बनाए रखता है। यह आई के पीछे के पहलू की तुलना में ज़्यादा मोटा होता है। आई के चारों ओर स्क्लेरा होता है जिसका अधिकांश भाग दिखाई नहीं देता है क्योंकि जो आई बॉल होते हैं वह फेस या स्कल के भीतर अपने सॉकेट में स्थित होते हैं। आई का मेन एरिया आई के सामने का हिस्सा होता है जो कि किसी भी एरिया द्वारा कवर नहीं होता है। वह एक पारदर्शी कोने द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। स्क्लेरा का कलर की बात करें, स्क्लेरा आमतौर पर वाइट कलर का होता है लेकिन इसका कलर एज के साथ कुछ हद तक चेंज हो जाता है। स्क्लेरा की स्ट्रक्चर की बात करें तो स्क्लेरा वाइट फाइब्रस टिश्यू से बना होता है जो फाइन इलास्टिक फाइबर और फ्लैटेड कनेक्टिव टिश्यू के कोशों से जुड़ा होता है। इन फिलामेंट को एक साथ बंडलों में बांटा जाता है। स्क्लेरा चिल्ड्रन में थिनर और मोर ट्रांसलूसेंट होता है जो कि स्क्लेरा को थोड़ा ब्लूइश कलर देने के लिए
अंडरलाइंग टिश्यू को पर्याप्त रूप से दिखाने में सक्षम करता है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है उनकी आंखों का स्क्लेरा थोड़ा ब्लू कलर लेने लगता है। कुछ मामलों में स्क्लेरा पर बहुत स्मॉल ब्लू ग्रे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो स्क्लेरा मेलिनोसाइटोसिस नामक एक स्थिति होती है। स्क्लेरा को कई नर्व और वेसल्स द्वारा सप्लाई की जाती है, जो पीछे के स्क्लेरा फोरामेन से गुजरती है। स्क्लेरा में छिद्र ऑप्टिक नर्व द्वारा घटित होता है। कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया ह्यूमन आईबॉल के सामने का ट्रांसपेरेंट सर्कुलर पार्ट होता है। यह प्यूपिल के थ्रू आई में प्रवेश करने और लेंस पर वापस लाइट लाने का महत्वपूर्ण ऑप्टिकल का कार्य करता है, और कॉर्निया पर गिरने वाले लाइट को कॉर्निया वक्रता की डिग्री पर केंद्रित करता है, जो विभिन्न व्यक्तियों के बीच भिन्न होता है। यह यंग में अधिक मुख्य होता है ओल्ड एज की तुलना में, क्योंकि इसका शेप बढ़ जाता है। कॉर्निया एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जिसे निम्नलिखित पदों के संदर्भ में बताया गया है। यह बाहर से अंदर की ओर होता है। एपिथेलियल सेल के कई स्तर कंजक्टिवा की ओर निरंतर होते हैं। एक थिक सेंट्रल फाइब्रस स्ट्रक्चर जिसे सबस्टेंशिया प्रोपिया कहा जाता है। एक होमोलोगस इलास्टिक लेमिला होती है। आईबॉल के एंटीरियर चैम्बर की लाइनिंग मेम्ब्रेन का पार्ट बनाने वाली एंडोथेलियल सेल की एक मेम्ब्रेन होती है। कॉर्निया एक नॉन वेस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि पोषक तत्व के साथ इसकी सप्लाई करने वाली सेल्स इसकी परिधि के एंड्स में समाप्त होती है। इसकी सप्लाई सिलेरी नर्व से प्राप्त कई नर्व द्वारा की जाती है। रेटिना की बात करें तो रेटिना ह्यूमन की आई में पीछे की ओर स्थित होती है। यह आई बॉल की थर्ड इनर लेयर होती है। इसे सत्य या स्क्रीन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, जिस पर एक इमेज या लाइट द्वारा बनाई जाती है, जिसमें लाइट कॉर्निया, एक्वस ह्यूमरस, प्यूपिल, लेंस, वेट्रस ह्यूमरस के द्वारा आई में एंटर करता है और रेटिना में पहुंचने से पहले अंततः हाइलॉइड मेम्ब्रेन से होकर आता है। रेटिना एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। रेटिना का फंक्शन केवल वह स्क्रीन होना नहीं है जिस पर एक इमेज बनाई जा सकती है, बल्कि उस इमेज में कलेक्ट इंफॉर्मेशन को कंटेन करना होता है और बॉडी द्वारा यूज़ के लिए एक उपयुक्त रूप में ब्रेन में ट्रांसमिट करना होता है। इसलिए रेटिना आई के एंटीरियर हिस्से को लाइनिंग करने वाली एक लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है। यह फोटो सेंसिटिव सेल्स को शामिल करती है, जिन्हें रोड्स और कॉन्स कहा जाता है। रोड्स डार्क और ब्राइट लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। ये नर्व फाइबर से एसोसिएट होते हैं, जो लाइट को आवेगों या इम्पल्स में बदल कर उन्हें ऑप्टिकल नर्व द्वारा ब्रेन में भेज देते हैं। लेंस की बात करें तो लेंस आई के स्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ह्यूमन आई का लेंस एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, जो एक थिन ट्रांसपेरेंट कैप्सूल में एनक्लोज्ड होता है। यह आई की प्यूपिल के पीछे स्थित होता है। सिलेरी बॉडी या सेल से कवर्ड होता है, जो लेंस के किनारों को थोड़ा ओवरलैप करता है। लेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो लेंस का कैप्सूल एक ट्रांसपेरेंट, ब्रिटल या भंगुर अत्यधिक हाईली इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा होता है, जो लेंस के पीछे की तुलना में आगे का हिस्सा थिकर होता है। लेंस एक पारदर्शी बाइकॉन्वेक्स बॉडी होता है, जिसका डायमीटर लगभग 9 से 10 मिलीमीटर का होता है। लेंस की बेसिक स्ट्रक्चर कंसंट्रिक लेयर से बनी होती है। लेंस आई से गुजरने वाले लाइट को रिफ्रैक्ट करने में हेल्प करता है। यह लाइट पहले कॉर्निया द्वारा रिफ्रैक्टेड किया जाता है। लेंस लाइट को रेटिना पर एक इमेज में फोकस करता है। यह ऐसा करने में सक्षम है क्योंकि लेंस का शेप उस वस्तु की दूरी के अनुसार बदल दिया जाता है जिससे व्यक्ति देख रहा होता है। लेंस के शेप के इस एडजस्टमेंट को अकोमोडेशन कहा जाता है और ये सिलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन द्वारा होता है। आइरिस की बात करें तो आइरिस बनाने में कोरड मदद करता है, जो आईबॉल के सामने होता है। आइरिस फ्लैट थिन रिंग शेप की स्ट्रक्चर होती है, जो एंटीरियर चैम्बर से चिपकी होती है। यह वह हिस्सा है जो किसी पर्सन की आई के कलर की पहचान करता है। आइरिस में जो सर्कुलर मसल्स होती है, जो प्यूपिल के चारों ओर पाई जाती है और रेडियल मसल द्वारा कंट्रोल होती है, यह प्यूपिल की तरफ होती है। जब सर्कुलर मसल सिकुड़ती है तो वह प्यूपिल को छोटा बनाती है, जब रेडियल मसल सिकुड़ती है तो वह प्यूपिल को चौड़ा बनाती है। आइरिस एक पिगमेंट मस्कुलर कॉटन होता है जो आई के सामने होता है। आइरिस कॉर्निया और लेंस के बीच होता है।
जिसमें एक प्यूपिल नामक एक ओपनिंग होती है। आइरिस लेंस के सामने और सिलरी बॉडी और कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। अब अपन बात करते हैं कोरॉइड के बारे में। तो कोरॉइड स्क्लेरा और रेटिना के बीच स्थित आई बॉल की एक मिडल लेयर होती है। यह रेटिना की आउटर सरफेस को न्यूट्रिएंट एलिमेंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। कोरॉइड ब्लड वेसल्स की लेयर और कनेक्टिव टिश्यू के बीच आई का व्हाइट पार्ट और रेटिना स्थित होता है। यह यूवुला का हिस्सा है और आई के अंदरूनी हिस्सों को न्यूट्रिएंट एलिमेंट की सप्लाई करता है। कोरॉइड के इन्फ्लामेशन को कोरोइडाइटिस कहा जाता है। सिलरी बॉडी की बात करें तो सिलरी बॉडी बनाने के लिए आई बॉल के सामने कोरॉइड जारी रहता है। यह एक्वस ह्यूमरस उत्पादित करता है। सिलरी बॉडी में सिलरी मसल्स होती है जो लेंस के शेप को बदलने के लिए सिकुड़ती है या फैलती है। सिलरी बॉडी आई के अंदर एक रिंग के शेप का टिश्यू होता है जो कि विट्रस बॉडी से पोस्टीरियर चैम्बर को विभाजित करता है। सिलरी बॉडी आई का एक हिस्सा होता है जिसमें सिलरी मसल्स शामिल होती है जो लेंस के शेप को कंट्रोल करती है, और सिलरी एपिथेलियम जो एक्वस ह्यूमरस उत्पादित करता है। सिलरी मसल्स की बात करें तो सिलरी बॉडी में स्मूथ मसल्स होती है जिसका एक्शन आई के अकोमोडेशन को अफेक्ट करता है। सिलरी मसल्स में आँख का अकोमोडेशन और एक्वस ह्यूमरस की मात्रा को कंट्रोल करना शामिल होता है। आई की सिलरी मसल्स स्टेटेड स्मूथ मसल्स की एक रिंग होती है जो आई की मिडिल लेयर में प्रेजेंट होती है। इस मसल्स का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क विट्रस ह्यूमरस को आवास करना है जो सिलरी बॉडी के नॉन पिगमेंट हिस्से में उत्पन्न होता है। एक्वस ह्यूमरस की बात करें तो एक्वस ह्यूमरस ऑप्टिकली क्लियरली स्लाइटली अल्कलाइन लिक्विड होता है जो आई के एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर पर रहता है। एक्वस ह्यूमरस रचना में ब्लड प्लाज्मा जैसा दिखता है, लेकिन इसमें कम प्रोटीन और ग्लूकोज और अधिक लैक्टिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यह इन न्यूट्रिएंट एलिमेंट को आईज के टिश्यूज को प्रोवाइड कराता है जिसमें सीधे ब्लड की सप्लाई की कमी होती है। उन्हें भी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस पहुंचाता है और यह उनके वेस्ट प्रोडक्ट को भी इनके द्वारा हटा दिया जाता है। इसके अलावा यह एक इंटरनल प्रेशर प्रोवाइड करता है जिसे इंट्रा ओकुलर प्रेशर के रूप में भी जाना जाता है, जो आई बॉल को ठीक से बनाए रखता है। सिलरी बॉडी के माध्यम से ब्लड के फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन और डिफ्यूजन द्वारा एक्वस ह्यूमरस का फॉर्मेशन होता है। एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जो आइरिस के पीछे स्थित होती है जो सिलरी बॉडी के फ्यूजन और लेंस के कर्वेचर को कंट्रोल करती है। एंटीरियर चैम्बर की बात करें तो कॉर्निया और लेंस के बीच का स्थान एंटीरियर चैम्बर के रूप में जाना जाता है। यह फ्लूइड से फिल होता है जिसे एक्वस ह्यूमरस कहा जाता है। एंटीरियर चैम्बर को एंटीरियर कैविटी के रूप में भी जाना जाता है। पोस्टीरियर चैम्बर की बात करें तो पोस्टीरियर चैम्बर एंटीरियर चैम्बर की तुलना में एक बड़ा एरिया होता है। यह लेंस के पीछे एंटीरियर चैम्बर के विपरीत स्थित होता है। यह एक फ्लूइड सब्सटेंस से फिल होता है जिसे विट्रस ह्यूमरस कहा जाता है। पोस्टीरियर चैम्बर को विट्रस बॉडी के रूप में भी जाना जाता है। जोन्यूल्स की बात करें तो जोन्यूल्स को सस्पेंसरी लिगामेंट के रूप में भी जाना जाता है। ये स्मॉल फिलामेंट का एक रिंग होता है जो लेंस को जगह पर लटकाए रखता है। यह लेंस को सिलरी बॉडी से जोड़ता है और लेंस को शेप बदलने की अनुमति भी देता है। ऑप्टिक नर्व की बात करें तो ऑप्टिक नर्व आई बॉल के पीछे स्थित होती है। इसमें रेटिना, गैंग्लियन सेल के एक्सोन्स होते हैं और यह रेटिना से ब्रेन तक इंपल्स को प्रसारित करती है। ऑप्टिक डिस्क की बात करें तो इंपल्स को आई बॉल के पीछे से ब्रेन तक पहुंचाया जाता है जिसे ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई फोटो रिसेप्टर नहीं होता है। सेंट्रल आर्टरी और वेन की बात करें तो सेंट्रल आर्टरी और वेन ऑप्टिक नर्व के सेंटर के माध्यम से चलती है। सेंट्रल आर्टरी रेटिना की सप्लाई करती है जबकि सेंट्रल नर्व रेटिना से निकलती है। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं ये एक आई का एनाटॉमिकल व्यू है जिसमें आई के स्ट्रक्चर के विभिन्न पार्ट्स को बताया गया है। अब अपन बात करते हैं विजुअल पाथवे के बारे में। तो विजुअल पाथवे रेटिना में फोटो रिसेप्टर से शुरू होता है और ऑक्सीपिटल लोब के विजुअल कॉर्टेक्स में समाप्त होता है। फोटो रिसेप्टर 2 टाइप की सेल्स होती है जो कि रोड और कोन होती है। पेरिफेरल विजन में और लो लाइट कंडीशन में शेड एक विशेष भूमिका निभाती है। विजुअल पाथवे एक शब्द होता है जिसका यूज ब्रेन की हमारे आसपास की दुनिया से विजुअल जानकारी का उपयोग करने और व्याख्या करने की क्षमता
को संदर्भ करने के लिए किया जाता है। लाइट एनर्जी को एक सार्थक छवि में बदलने की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है जो कई ब्रेन स्ट्रक्चर और हायर लेवल की कॉन्जेनिटिव प्रोसेस द्वारा सुगम होती है। फिजिकल लेवल पर लाइट एनर्जी सबसे पहले कॉर्निया के माध्यम से आई में प्रवेश करती है। कॉर्निया से गुजरने के बाद लाइट प्यूपिल और फिर आई के लेंस से होकर गुजरता है, जहां यह अधिक डिग्री तक झुक जाता है और रेटिना पर केंद्रित होता है। रेटिना वह जगह है जहां लाइट सेंसिनाइंग सेल्स का एक ग्रुप, जिसे फोटो रिसेप्टर कहा जाता है, पर स्थित होता है। फोटो रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, रोड और कोन। डिम लाइट के लिए शेड सेंसिटिव होता है और कोन ब्राइट लाइट को ट्रांसफर करने में बेहतर होते हैं। फोटो रिसेप्टर बाइपोलर सेल से जुड़ते हैं जो रेटिनल गैंग्लियन सेल में एक्शन पोटेंशियल को प्रेरित करता है। ये रेटिनल गैंग्लियन सेल ऑप्टिक डिस्क पर एक बंडल बनाती है जो ऑप्टिक नर्व का एक हिस्सा होता है। प्रत्येक आई से 2 ऑप्टिकल नर्व ऑप्टिक चाइज्मा में मिलते हैं, जब प्रत्येक नेजल रेटिना क्रॉस से नर्व फाइबर निकलते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक आई के विजन एरिया के हाफ हिस्से को लेफ्ट हेमिस्फीयर में और प्रत्येक आई के विजुअल एरिया के लेफ्ट हाफ हिस्से में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ऑप्टिक ट्रैक तब 2 विजुअल पाथवे जेनिकुलोस्ट्रेटर पाथवे और टेक्टोविनर पाथवे में परिवर्तित हो जाता है, जो हाई लेवल की प्रोसेसिंग के लिए ऑसिपिटल लोब के विजुअल कॉर्टेक्स को विजन की सूचना भेजता है। इस डायग्राम में आई के विजुअल पाथवे को दिखाया गया है, जिसमें आई किस तरह से इमेज को आइडेंटिफाई करके अपने वेरियस टाइप के पाथवे द्वारा ब्रेन तक इमेज को भेजता है। इमेज की पहचान ब्रेन द्वारा की जाती है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्वस ह्यूमरस प्रेजेंट इन, तो इसके ऑप्शन है आई, ईयर, नोज या स्किन। तो इसका सही आंसर होगा आई, ऑप्शन ए। अब अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ईयर के बारे में। तो ह्यूमन ईयर हमारे हेड के एसेंशियल पार्ट में से एक होता है। ईयर सेंसरी सिस्टम के ऑर्गन होते हैं। ऑडिटरी सिस्टम साउंड को पहचानने और वेस्टिबुलर सिस्टम बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है। इस डायग्राम के अंदर ईयर के स्ट्रक्चर को बताया गया है। सेंस ऑर्गन ईयर जो 2 डिफरेंट फंक्शन करते हैं, जिसमें हियरिंग, पोस्चरल इक्विलिब्रियम और हेड और आई की मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन करते हैं। ईयर को एनाटॉमिकली और क्लिनिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर और मिडल ईयर। बोनी पार्ट इनर पार्ट का 2/3 बनाता है। बोनी वाला पार्ट चिल्ड्रन में बहुत छोटा होता है और इन्फांट में केवल एक रिंग के रूप में होता है। ईयर कैनाल के बोनी हिस्से को घेरने वाले टिश्यू की लेयर बहुत थिन होती है और इसलिए कॉर्टिजिनस भागों की तुलना में अधिक सेंसिटिव होता है। ऑरिकल्स की बात करें सबसे पहले, तो ऑरिकल्स में कार्टिलेज का फ्रेमवर्क होता है। स्किन की बारीकी से पेरिकॉन्ड्रियम का पालन करती है। ईयर का विजुअल पार्ट होता है ये, जिसे पिन्ना भी कहा जाता है। यह येलो इलास्टिक कार्टिलेज की एक थिन प्लेट से बना होता है, जिसे मेम्ब्रेन के साथ कवर किया जाता है, जो लिगामेंट मसल्स द्वारा आसपास के भागों से जुड़ा होता है और फाइब्रस टिश्यू द्वारा ईयर कैनाल की शुरुआत करता है। अब अपन बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बारे में। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का शेप अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। कैनाल का एक डायमीटर 0.7 सेंटीमीटर और लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह सिग्मोइड के रूप में होता है, जो आगे से ऊपर से नीचे से पीछे की ओर चलती है। क्रॉस सेक्शन पर यह ओव्यूल शेप की होती है। ह्यूमन ईयर कैनाल को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। इलास्टिक कार्टिलेज पार्ट कैनाल के आउटर 3rd पार्ट को बनाता है। इसकी एंटीरियर और लोअर वॉल कार्टिलेजियस होती है, जबकि ऊपरी व पीछे वाली दीवार फाइब्रस होती है। पिन्ना की बोन फ्रेमवर्क की निरंतरता करती है। ईयर कैनाल के कार्टिलेज पार्ट में स्मॉल हेयर और स्पेशल स्वीट के ग्लैंड होती है, जिन्हें एपोक्राइल ग्लैंड कहा जाता है, जो सेरुमन या ईयर वैक्स उत्पन्न करता है। यह थिन राउंड टिश्यू की एक लेयर होती है, जो मिडिल ईयर और आउटर ईयर के बीच पॉइंट को चिन्हित करती है। इसकी थिकनेस लगभग 0.1 mm और डायमीटर 8 to 10 mm और वेट इसका 14 मिलीग्राम का होता है। इसके छोटे शेप और मास के बावजूद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अत्यंत टफ और फ्लेक्सिबल होती है। डैमेज होने से इसकी मरम्मत मुश्किल होती है।
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टिश्यू की 3 लेयर से युक्त होती है, जिसमें स्किन आउटर लेयर, फाइब्रस मिडल लेयर और इंटरनल सरफेस पर म्यूकस मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है। मेम्ब्रेन कार्टिलेज की एक थिक रिंग एक टफ लेकिन फ्लेक्सिबल टाइप के टिश्यू द्वारा जगह में आयोजित की जाती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का फंक्शन ह्यूमन हियरिंग में हेल्प करना होता है। जब साउंड वेव्स ईयर में एंटर करती है तो वह टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर प्रहार करती है और यह मेम्ब्रेनस फोर्स के साथ वाइब्रेट करती है और मिडल लेयर ईयर की बोन्स तक आगे वाइब्रेशन को पहुंचाती है। रप्चर्ड या एब्सेंट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाले पेशेंट को सुनने में अत्यधिक कठिनाई होती है और संभवतः सुनने की क्षमता पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। इस डायग्राम में ईयर के आउटर पिन्ना जो कि आमतौर पर दिखाई देता है और एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बताया गया है। अब अपन बात करते हैं मिडल ईयर के बारे में। तो ये क्लिफ्ट टेम्पोरल बोन में स्थित होता है और यह मिडल ईयर या टिम्पैनिक कैविटी, यूस्टिकन ट्यूब, ऑडिटरी ओसिकल्स, मिडल ईयर कैविटी शामिल होती है इसमें। ये नीचे वर्णित है। यूस्टिकन ट्यूब की बात करें तो यूस्टिकन ट्यूब एक स्मॉल सा पाथवे होता है जो हमारे थ्रोट के ऊपर हिस्से को हमारे मिडिल ईयर से जोड़ता है। यूस्टिकन ट्यूब का फंक्शन हमारे मिडिल ईयर में प्रेशर को बनाए रखना होता है। यूस्टिकन ट्यूब जिस एरिया में स्थित होता है उसे पेरिफेरिंजियल स्पेस कहा जाता है। यह मिडिल ईयर की सामने की वाल से नेजोफेरिंक्स की तरफ की वाल तक जाता है। अडल्ट में यूस्टिकन ट्यूब की ढलान लगभग 35 डिग्री नीचे होती है। चिल्ड्रन में यह केवल 10 डिग्री पर होती है। यूस्टिकन ट्यूब में बोन, कार्टिलेज और फाइब्रस टिश्यू शामिल होते हैं और होलो ट्यूब सीलिया जो कि हेड जैसी प्रोजेक्शन के साथ पंक्तिबद्ध होता है। यह म्यूकस को मिडल ईयर से दूर नेजोफेरिंक्स की ओर ले जाता है। यूस्टिकन ट्यूब के ओपन और क्लोज होने में 6 मसल्स का योगदान होता है। ये ईयर, हेड, नेक, सॉफ्ट प्लेट और जॉ में स्थित होता है। मिडिल ईयर को हेल्दी रखने में यूस्टिकन ट्यूब का 3 रोल होता है। ये ईयर ड्रम के दोनों तरफ के एयर प्रेशर को इक्वल रखता है, मिडिल ईयर में सिक्रेशन करता है, बैक्टीरिया और वायरस से मिडिल ईयर को प्रोटेक्ट करता है। यूस्टिकन ट्यूब आमतौर पर क्लोज्ड होती है लेकिन समय समय पर यह ओपन होती है। जब मसल्स याविंग या उबासी लेना और निगलने जैसी क्रियाओं के दौरान कॉन्टैक्ट होती है, जब एयर का प्रेशर बार बदलता है तो आपकी यूस्टिकन ट्यूब खुलती है और एयर ईयर कैनाल से मिडल ईयर तक जाती है ताकि दोनों ईयर ड्रम पर प्रेशर समान हो सके। टिम्पैनिक कैविटी की बात करें तो टिम्पैनिक कैविटी मिडल ईयर की बोन के आसपास की एक स्मॉल कैविटी होती है। इसके भीतर ऑसिकल्स 3 स्मॉल बोन्स होते हैं जो साउंड को पता लगाने में यूज किए जाने वाले वाइब्रेशन को प्रसारित करते हैं। इसकी लैटरल सतह पर यह एक्सटर्नल ऑडिटरी को समाप्त कर देते हैं जिससे यह टिम्पैनिक मेम्ब्रेन द्वारा अलग हो जाता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ह्यूमन ईयर का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है और इसे आमतौर पर ईयर ड्रम के रूप में जाना जाता है। ईयर ऑसिकल्स की बात करें तो ऑसिकल्स, जिसे ऑडिटरी ऑसिकल्स भी कहा जाता है, में मिडिल ईयर की 3 बोन्स होती है जो ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉल बोन्स में से है। ये एयर से फ्लूइड से फिल लैम्ब्रिक तक साउंड्स को प्रसारित करने का काम करते हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स की अनुपस्थिति में एक मध्यम से गंभीर हियरिंग लॉस का निर्माण करती है। शब्द ऑसिकल्स का शाब्दिक अर्थ है स्मॉल बोन। हालांकि यह शब्द पूरे बॉडी में किसी भी स्मॉल बोन को संदर्भित करता है, लेकिन यह आमतौर पर मिडिल ईयर के मेलियस इनकस और स्टेबिस को संदर्भित करता है। मेलियस इनक्यूडोमुलियर संयुक्त के माध्यम से इनकस के साथ आर्टिकुलेट्स और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, जिसमें से टिम्पैनिक साउंड प्रेशर मोशन को पास्ड किया जाता है। स्टेपिस इनक्यूडोस्टेपेडियल संयुक्त के माध्यम से साथ सीधे जुड़ाता है जो कि फेनेस्टा ओवलिस की मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। यह ओवल विंडो या मिडल ईयर और इनर ईयर के वेस्टिबुलर के बीच खुलता है। यह बॉडी की सबसे स्मॉल बोन होती है। मिडल ईयर कैविटी की बात करें तो किसी व्यक्ति की हियरिंग की कैपेसिटी में कैविटी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मिडल ईयर के अंदर 3 स्मॉल बोन्स एक चेन बनाती है और ईयर ड्रम से इंटरनल ईयर तक साउंड वाइब्रेशन का संचालन करती है। एक बार फ्लूइड से फिल इनर ईयर में साउंड को नर्व इंपल्स में बदल दिया जाता है और ब्रेन में भेज दिया जाता है।
इस डायग्राम में मिडिल ईयर की स्ट्रक्चर को बताया गया है। अब अपन बात करते हैं इंटरनल ईयर के बारे में। तो इंटरनल ईयर का डीपेस्ट पार्ट होता है। यह साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। इससे ब्रेन को साउंड को सुनने में और समझने में मदद मिलती है। इनर ईयर बैलेंस बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इनर ईयर को ऑरियस, इंटरना और ईयर का लैम्ब्रिथ भी कहा जाता है। यह इनर ईयर की ट्यूब के एंड में होता है। यह हेड के दोनों तरफ स्कल बोन में एक छोटे से छेद जैसे कैविटी में मौजूद होता है। इनर ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, कोक्यूला, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल। सबसे पहले बात करते हैं कोक्यूला के बारे में। तो कोक्यूला हियरिंग में शामिल इनर ईयर का हिस्सा होता है। यह बोनी लैम्ब्रिथ में एक स्पाइरल के शेप की कैविटी होती है। ह्यूमन में 2.75 इसकी एक्सिस मॉड्यूलस के चारों ओर घूमता है। कोक्यूला एक मुख्य घटक ऑर्गन ऑफ कटई होता है। हियरिंग का सेंसरी ऑर्गन जो कोक्यूला के कोल्ड टेप ट्यूब में विभाजित वाले फ्लूइड चैम्बर्स को अलग करने के लिए साथ वितरित किया जाता है। कोक्यूला बोन का एक स्पाइरल होलो कोन चैम्बर होता है जिसमें वेव्स बेस से टॉप तक फैलता है। कोक्यूला की स्पाइरल कैनाल इनर ईयर की बोनी लैम्ब्रिथ का एक फ्रेगमेंट होता है जो लगभग 30 मिलीमीटर लंबी होती है और 2 से 3/4 टर्न मॉड्यूल्स के बनता है। कोक्यूला स्ट्रक्चर में शामिल होती है 3 स्क्लेरा या चैम्बर्स की बात करें तो वेस्टिबुलर डक्ट्स या स्केला वेस्टिबुलाई जो कोक्यूलर डक्ट से सुपीरियर होती है और ओवल विंडो पर एंड होती है। टिम्पैनिक डक्ट या स्क्लेरा टिम्पैनिक जो कोक्यूलर डक्ट से इनर होती है और राउंड विंडो पर समाप्त होती है। कोक्यूलर डक्ट या स्क्लेरा मीडिया हाई पोटेंशियल आयन कंसंट्रेशन का एक एरिया होता है जो हेयर की सेल्स के स्टीरियोसीलियम में आती है। राउंड विंडो मिडिल ईयर से इनर ईयर में 2 ओपनिंग में से एक है। इसे सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन द्वारा सील किया जाता है जो विपरीत चरणों के साथ कंपन करता है जो ओवल विंडो के माध्यम से इनर ईयर में एंटर करता है। राउंड विंडो ईयर की इंटरनल बॉडी रचना का हिस्सा होता है। यह ईयर की ट्यूब और इनर ईयर के पीछे बीच एक छोटे से ओपनिंग के साथ होता है जो एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन में ढका होता है। जब प्रेशर ईयर के अंदर बनता है तो प्रेशर को दूर करते हुए राउंड विंडो एक आउटलेट बनाने के लिए बाहर निकल सकती है। ओवल विंडो एक मेम्ब्रेन कवर होती है जो मिडिल ईयर से इनर ईयर के वेस्टिबुलर तक जाती है। वाइब्रेशन जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कनेक्ट करते हैं ये 3 ऑसिकल्स और इंटरनल ईयर में जाते हैं। मिडिल ईयर ड्रम की मोशन को इनर ईयर तक पहुंचाने का काम करता है। यह ओवल विंडो के कनेक्टिव टिश्यू पर प्रेशर बढ़ाता है। यह प्रेशर अंतर स्टेप्स के माध्यम से पहुंचता है जो कि फेनेस्ट्रा ओवलिस के खिलाफ कोक्यूला के लिए प्रेशर बनाता है। सेमी सर्कुलर कैनाल की बात करें तो सेमी सर्कुलर कैनाल इनर ईयर का पार्ट होता है और मास्टर्ड बोन के बोनी लैम्ब्रिथ में स्थित होता है। बोनी लैम्ब्रिथ में कोक्यूला, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल शामिल है। ह्यूमन में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर स्थित होता है। सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल जो कि एक वर्टिकल प्लेन में स्थित होता है जो 90 डिग्री के एंगल पर पोस्टीरियर कैनाल के साथ प्रतिच्छेद करता है। पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एक वेंट्रिकल प्लेन में स्थित होता है जो 90 डिग्री के एंगल पर सुपीरियर कैनाल के साथ प्रतिच्छेदित करता है। सेमी सर्कुलर कैनाल मूवमेंट और एक्सेलरेशन का पता लगाता है जिन्हें बैलेंस की भावना पैदा करने के लिए ब्रेन द्वारा व्याख्या की जाती है। इनर ईयर 2 सेंसरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हियरिंग और बैलेंस। कोक्यूला ईयर का हियरिंग ऑर्गन होता है और सेमी सर्कुलर कैनाल ईयर का बैलेंस ऑर्गन होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल एक फ्लूइड सब्सटेंस से फिल होता है जिसे एंडोलिम्ब कहा जाता है और सुपीरियर कैनाल वर्टिकल हेड मोशन और रोलिंग सेंसेशन का पता लगाता है। जब सिर की स्थिति बदल जाती है तो एंडोलिम्ब फ्लूइड सब्सटेंस की मूवमेंट पास टिनी हेयर की तरफ हो जाती है जिसे कैनाल में सीलिया कहा जाता है। टिनी फ्लोटिंग पार्टिकल्स जिन्हें ऑटोलिम्ब्स कहा जाता है एंडोलिम्ब फ्लूइड में निलंबित होते हैं और इन क्रिस्टल की गति कैनाल में सीलिया की उत्तेजना को बढ़ाता है। सेमी सर्कुलर कैनाल सिर के प्रत्येक तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होती है
लेटरल कैनाल हॉरिजॉन्टल प्लेन की मोशन का पता लगाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जब एक पर्सन एक चेयर पर घूमता है तो लेटरल कैनाल स्टिमुलेट हो जाता है ताकि बॉडी को यह पता चल सके कि वह घूम रहा है। पोस्टीरियर और सुपीरियर कैनाल वर्टिकल हेड मोशन और रोलिंग सेंसेशन का पता लगाती है। वेस्टिब्यूल्स की बात करें तो वेस्टिब्यूल इनर ईयर में बोनी लैम्ब्रिथ का सेंट्रल पार्ट होता है और ईयर ड्रम के मिडल में कोकिला के पीछे और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल के सामने स्थित होता है। वेस्टिब्यूल शेप में ओवल होता है लेकिन फ्लैट ट्रांसवर्सली होता है। यह सामने से पीछे तक लगभग 5 मिलीमीटर ऊपर से नीचे तक समान होता है और लगभग 3 मिलीमीटर का होता है। वेस्टिब्यूल का कार्य यूट्रिकल और सेक्यूल वेस्टिबुलर के भीतर होता है जो हेड की पोजीशन में चेंजेस ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में रेस्पॉन्ड करता है। यूट्रिकल और सेक्यूल की आउटर सरफेस पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे ओवल विंडो कहा जाता है। यह मिडिल ईयर के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम होता है और यह कोकिला को एक्सेस करता है जिसके पीछे सर्कुलर कैनाल होती है। यह डायग्राम ईयर के इनर स्ट्रक्चर को दर्शाता है जिसमें सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकुल, सेक्युलर कोकिला, लैम्ब्रिथ और बोनी लैम्ब्रिथ को बताया गया है। अब अपन बात करते हैं हियरिंग प्रोसेस या सुनने की प्रक्रिया के बारे में। हियरिंग वह प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ईयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में बदल देता और उन्हें ब्रेन में भेज देता है जहां साउंड के रूप में व्याख्या की जाती है। तब वाइब्रेशन वस्तुओं जैसे कि एक गिटार की टूटी हुई स्ट्रिंग एयर के मॉलिक्यूल्स में प्रेशर उत्पन्न करती है, तब साउंड प्रोड्यूस होता है और इस साउंड को साउंड वेव्स के रूप में भी जाना जाता है। वेव्स की विभिन्न भौतिकी विशेषताओं का पता लगाने और उनका विश्लेषण करके ईयर एक साउंड के विभिन्न व्यक्तिपरक पहलुओं को अलग कर सकता है, जैसे इसकी लाउडनेस और पिच साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी की धारणा होती है। अर्थात वेवलेंथ की नंबर्स जो टाइम की एक यूनिट में एक निश्चित पॉइंट से गुजरती है। फ्रीक्वेंसी को आमतौर पर प्रति सेकंड या हर्ट्ज चक्र में मापा जाता है। ह्यूमन ईयर सबसे सेंसिटिव होता है और सबसे आसानी से 1000 to 4000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकता है, लेकिन कम से कम नॉर्मल यंग ईयर के लिए हियरिंग की रेंज लगभग 20 से 20,000 हर्ट्ज तक फैली होती है। लाउडनेस साउंड की इंटेंसिटी की धारणा है, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर साउंड वेव्स द्वारा प्रेशर डाल दिया जाता है। साउंड की इंटेंसिटी को डेसिबल में मेजर और रिपोर्ट किया जाता है। यह वह यूनिट है जो एक लॉगरिदम स्केल पर एक साउंड ट्यूट को व्यक्त करती है। दूसरे तरीके से कहा जाए तो डेसिबल एक स्टैंडर्ड साउंड के साथ किसी भी दिए गए साउंड की तुलना करने के लिए एक यूनिट होती है जो उस रेंज पर नॉर्मल ह्यूमन ईयर के लिए सिर्फ एक परसेप्टिबल होता है, जो कि डेसिबल पैमाने पर ईयर सबसे सेंसिटिव होता है। ह्यूमन हियरिंग की रेंज 0 डेसिबल से फैली हुई होती है, जो ऐसे लेवल का रिप्रेजेंट करती है जो लगभग 130 डेसिबल तक के लिए इनऑडिबल होती है और इस स्तर पर साउंड पेनफुल हो जाता है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। यूस्टिन ट्यूब इज प्रेजेंट इन, तो इसके ऑप्शन है इन द मिडल ईयर, इन द इनर ईयर, इन द एक्सटर्नल ईयर, इन द आई। तो इसका सही आंसर होगा इन द मिडल ईयर। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।